वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के लिए लाए हुए हैं, जो कि 1 मार्च 2026 का जितने भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सबको कवर करती है। द इंडियन एक्सप्रेस में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम अपना नोट्स में कवर किए हुए हैं। हम आप लोगों को दिखाना भी चाहते हैं, देख सकते हैं कि हम कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस। क्योंकि हम भी यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, तो हम जो जो नोट्स आप बनाते हैं वही सारे नोट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज से हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस डालने वाले हैं। अगर आप लोगों को भी दिक्कत आता है करंट अफेयर्स में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आता है कि कौन सा टॉपिक पढ़े कौन सा टॉपिक ना पढ़े, तो आप लोगों को ये जो नोट्स है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोगों का जो करंट अफेयर्स का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ने किस तरह से वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम करंट अफेयर्स का टॉपिक लिख दिए हैं और शॉर्ट नोट्स में भी यहाँ पर हम लिख दिए हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और कौन कौन सा पेपर में ये करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पेपर भी लिख दिए हैं। भले ही यहाँ पर हम टॉपिक को शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं एज अ याद रखने के लिए, क्योंकि महाभारत तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, एज अ शॉर्ट नोट्स ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भले ही हम शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो इसके पीछे पूरा कहानी है, उसको तो हम ज़रूर बताएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ग्लोबल टेंशन, ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके पहले हम आप लोगों को इसका बैकग्राउंड को समझाते हैं, इसका कहानी को समझाते हैं कि ये एक्चुअली क्या बोल रहा है, इसका क्या कहानी था, क्या इसका करंट अफेयर्स था। अच्छे से सुनिएगा, एकदम कहानी की तरह बताएंगे। ठीक है, ईरान और इजराइल का तो पहले से ही पूरा महाभारत चल रहा है, झगड़ा चल रही है, हम लोगों को बहुत दिन से ही ये न्यूज़ आते रह रहा है। तो हम लोगों को इसमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है उसको हम बताते हैं। ईरान जो है ना कंट्री, ईरान के गवर्नमेंट अपना न्यूक्लियर पावर को, साथ ही साथ मिलिट्री पावर को डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। और यही चीज़ को देखते हुए जो इजराइल है ना, वो सोचता है कि अगर ईरान इसी तरह से आगे बढ़ते रहा तो इन फ्यूचर में हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करेगा। और यही जेलस फीलिंग के कारण इजराइल ने क्या किया, ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया। एयर स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि कुछ खास प्लेसेस में, कुछ खास जगह में बाय द एयरक्राफ्ट बम ब्लास्ट करना, मिलिट्री के ऊपर, इस सब के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया। जब इजराइल ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, ईरान ने इजराइल और यूएस के गवर्नमेंट से कहा कि आप लोगों ने मेरे सोवर्निटी पर उंगली उठाई है, आप लोगों को इस चीज़ का भरपाई करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के बहुत सारे मिलिट्री वहाँ पर डैमेज किए हैं, जो इजराइल के द्वारा बम ब्लास्ट एयर स्ट्राइक करवाया गया, और बहुत ही ज़्यादा ईरान को नुकसान भी हुआ है। आ रहा है बात समझ में? यही इसके पीछे कहानी था। और ईरान और इजराइल का जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ कोई दो कंट्री के बीच में नहीं, ये इंटरनेशनल लड़ाई है। अब ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हम इंडिया वालों को क्या दिक्कत आ रहा है, साथ ही साथ अदर कंट्री को क्या दिक्कत आ रहा है, वो भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो वो अब हम लोग समझते हैं। ईरान जो है ना, ईरान से हम लोगों का देश में क्रूड ऑयल आता है। क्या आता है? क्रूड ऑयल आता है। और वही क्रूड ऑयल को हम लोग रिफाइन करके पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में कन्वर्ट करते हैं, और हम लोगों का इंडिया में वही सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलते हैं। अब ईरान और इजराइल के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई, ईरान से हम लोगों का क्रूड ऑयल आना बंद हो जाएगा, और इसके चलते हम लोगों का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है इंडिया का, वो डैमेज करेगा। उसके चलते हम लोगों का इकोनॉमिक सेक्टर डैमेज करेगा। अगर हम लोगों का जो मटेरियल्स है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ही नहीं, तो फिर हम लोगों का जो सामान है वो एक्सचेंज फिर वगैरह कैसे होगा? तो इकोनॉमिक सेक्टर में डैमेज आया, जो सामान का रेट है अभी वो बढ़ के इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो सामान बाहर से, विदेश से आता था, वो भी हम लोगों का बंद हो जाएगा। तो यही सारे हम लोगों का देश में डैमेज कर रहा है, और भी बहुत सारे डैमेजेस है जो कि अलग अलग कंट्री में भी हो रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देश के बीच में नहीं,
पूरा ग्लोबली, पूरा इंटरनेशनली में इन लोगों का चर्चा हो रहा है, और वही सब के बारे में यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। देखिए कि यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं। क्या हुआ था, वेस्ट एशिया में मिलिट्री टेंशन बढ़ी। जो वेस्ट एशिया, ईरान और इजराइल में मिलिट्री का टेंशन बढ़ गया है। साथ ही साथ एयर स्पेस क्लोजर की वजह से इंडिया फ्लाइट कैंसल एंड डाइवर्ट। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, तो उन लोगों का झगड़ा के बीच में जो इंडिया का फ्लाइट है ना, इंडिया का फ्लाइट है ना, उसको कैंसिल कर दिया गया है। जो एक देश से दूसरा देश में जाता है, पैसेंजर को पहुंचाता है, साथ ही साथ जो सामान आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उस सब के लिए कैंसिल कर दिया गया। कुछ कुछ फ्लाइट डिले भी हो गया। क्यों ऐसा किया है भाई? तो ईरान और इजराइल के ऊपर से अगर कोई फ्लाइट जाएगा, तो अगर ईरान का या फिर इजराइल का कोई भी एयरक्राफ्ट अगर क्रैश कर जाएगा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इंटरनेशनली जो भी सारी चीज़ें बोला गया है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को मानना पड़ेगा। नॉट ओनली इंडिया, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनका जो फ्लाइट है ना, उसको कैंसिल कर दिया गया है या फिर डिले कर दिया गया है। तो आज हम लोगों का इंडिया में फ्लाइट जो है ना, जो बाहर जाता है, इंटरनेशनली मूव करता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नज़र रखनी है, उसको देखते हैं। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल इंपोर्ट पर असर। ये हम आप लोगों को बताएं कि इंडिया में क्रूड ऑयल ईरान से आता है। अब ईरान में और इजराइल में कन्फ्लिक्ट हो गया है, तो क्रूड ऑयल नहीं आएगा, तो हम लोगों का जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, उसका जो रेट है वो इंक्रीज़ करेगा। वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। इंडिया डिस्पोरा सेफ्टी वेस्ट एशिया में। देखिए, डिस्पोरा का मतलब क्या होता है कि इंडिया का ही वो इंसान है, लेकिन बाय कुछ स्टडी के लिए कुछ लोग बाहर में रहते हैं, मतलब कि अनदर कंट्री में रहते हैं। कुछ लोग बिजनेस के लिए अनदर कंट्री में रहते हैं। अगर वो कंट्री में खतरा आ जाएगा, वो कंट्री में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो फिर इंडिया में जो लोग बाहर रहते हैं, उन लोगों का सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा? तो इस चीज़ के लिए भी इशू बढ़ रहा है। साथ ही साथ इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी फॉरेन पॉलिसी भी चेंजेस हो रही है। ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी, इन्फ्लेशन मतलब कि इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि अभी हम आप लोगों को बताएं। और ये जो आप लोगों का है ना टॉपिक, इंटरनेशनल अफेयर, ग्लोबल टेंशन, ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे यूएस का ही शामिल हो रहा है भाई, क्योंकि यूएस जो है ना, वो इजराइल का सपोर्ट करता है, सपोर्टर है इजराइल का। इसीलिए ईरान ने इजराइल और यूएस दोनों को चुनौती दी है। अब ये जो करंट अफेयर्स है, जो कि ईरान इजराइल यूएस कन्फ्लिक्ट है, वो करंट अफेयर्स कौन कौन सा पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जीएस पेपर 2 के लिए और जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो करंट अफेयर्स है, ये हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, जो कि है हम लोगों का एविएशन एंड सिविल एविएशन। इसके बाद जो टॉपिक है ना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट वाला, वो अगले पॉइंट में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक को हम लोग समझते हैं, एविएशन एंड सिविल एविएशन सेफ्टी के वाला। देखिए, कोई भी कंट्री है ना, उसका अपना एक लिमिटेड एरिया होता है, चाहे वो लैंड एरिया का बात करें, चाहे वो वाटर एरिया का बात करें, चाहे वो पूरा स्काई एरिया का बात करें, एक लिमिटेड एरिया है। अभी इंडिया का ही मान लीजिए, इंडिया का भी एक लिमिटेड उसका लैंड बॉर्डर एरिया है, साथ ही साथ उसका वाटर बॉडी भी एक लिमिटेड मात्रा में ही है, और स्काई में भी उसका जो भी एरिया है, वो भी एक लिमिटेड मात्रा में ही है। तो उसी को देखते हुए ये चीज़ को, ये जो करंट अफेयर्स को लाया गया है। ये करंट अफेयर्स जो है ना, एविएशन एंड सिविल एविएशन सेफ्टी, ये इसके ऊपर वाला करंट अफेयर्स ही मैच करता है, जो कि अभी हम लोग ईरान इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट वाला पढ़े ना, उसी को ही मैच करता है। अब ईरान और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उन लोगों का अपना चल रहा है, लेकिन उसमें हम लोगों का सेफ्टी में क्या असर पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, उसको अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते फ्लाइट रूट्स डिस्टर्ब। देखिए, ईरान और इजराइल का खुद का अपना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन इसके चलते हम लोगों का फ्लाइट जो है वो बंद हो जा रहा है। वो फ्लाइट बंद होने का कारण भी है भाई, कि उन लोग दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर बाई चांस थ्रू द एयरक्राफ्ट अगर आपका एरोप्लेन उससे क्रैश हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए जो हम लोगों के एक ऑर्गेनाइजेशन है, ICAO, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिविलियन एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक रूल बनाया है, कॉन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर से कोई भी अपना
फ्लाइट वगैरह नहीं पार करेगा। ये इन लोगों ने रूल बनाया था। अभी ये रूल तो ये सही बनाए थे, क्योंकि हम लोगों का यूक्रेन वाला युद्ध में MH17 नाम का एक फ्लाइट था जो कि ना क्रैश हो गया था, यही यूक्रेन का युद्ध में। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ को अप्लाई किया गया कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर फ्लाइट वहाँ पर मूव नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर क्रैश हो जाएगा तो फिर उसके चलते बहुत सारे लोगों का जान भी जा सकता है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसीलिए ये करंट अफेयर्स को दिया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते फ्लाइट रूट डिस्टर्ब, जाहिर सी बात है भाई, ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके लिए हम लोगों का फ्लाइट बंद हो गया। किसके कहने पर, किसके रूल के अकॉर्डिंग? ICAO। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। साथ ही साथ एयर स्पेस सॉवरेनिटी का इशू, देखिए हर देश को ये आज़ादी दिया गया है कि भाई तुम लोग अपना जो फ्लाइट है उसको एक देश से अनदर देश में ले जा सकते हो, पैसेंजर को अपने सही जगह पर पहुंचा सकते हो, फिर थिंग्स जो है, मटेरियल्स जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन वो आज़ादी को ये ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट में छीन लिया गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, कॉन्फ्लिक्ट है, अगर किसी का जान चल जाएगा तो फिर कौन जिम्मेदार रहेगा? इसीलिए ये सोवर्निटी को अभी रोक दिया गया है कि अभी आप लोग फ्लाइट नहीं ले जा सकते हैं। और इसी के चलते एक बहुत बड़ा इशू भी हम लोगों का खड़ा हो रहा है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या क्या नज़र रखना है? ICAO का रोल की अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन्होंने क्या रूल बनाया था, कैसे अप्लाई किए थे, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी हम आप लोगों को बताएं कि ICAO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये रूल बनाया था कि कॉन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर से कोई भी फ्लाइट नहीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ इंडिया का सिविल एविएशन सेक्टर ग्रोथ वर्सेस सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये जो हम लोगों का ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके चलते हम लोगों का सिक्योरिटी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, चैलेंजेस आए हैं। और इंडिया का सिविल एविएशन सेक्टर ग्रोथ का भी बहुत ही सारा इशू उठकर आया है। जो मटेरियल है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो फिर इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, जो इकोनॉमी है, वो तो डाउन करेगी ही, वो तो फॉल करेगी ही। तो इसीलिए ये करंट अफेयर्स में हम लोगों को ये सारी चीज़ें बताई गई है। अभी ये हमको बताइए कि ये जो करंट अफेयर्स हम आप लोगों को बताए हैं, दो करंट अफेयर्स, एक एविएशन एंड सिविल एविएशन सेफ्टी वाला और साथ ही साथ ये इजराइल ईरान US कॉन्फ्लिक्ट वाला, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, जो कि है हम लोगों का अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इससे पहले हम लोग एक लाइन छोड़ रहे हैं जो कि है GS पेपर 3। अभी हम लोग एविएशन वाला देखें ना, वो जो करंट अफेयर्स है वो कौन सा पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोगों का GS पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में कि ये क्या बोलता है। देखिए हम लोगों का जो गवर्नमेंट है ना, हम लोगों का गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि इंडिया में जो रेलवे लाइन्स है, इंडिया में जो रेलवे लाइन्स है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर तक फैला हुआ है। इंडिया में सिर्फ बुलेट ट्रेन लाने से, राजधानी एक्सप्रेस लाने से सिर्फ अच्छा नहीं होगा, साथ ही साथ हम लोगों का जो रेलवे स्टेशन है ना उसको भी चेंज करना होगा, तब जाके एक हाईटेक जैसा लगेगा। और भारत सरकार ने यही चीज़ को बढ़ावा देते हुए ये स्कीम को लॉन्च किया है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसका स्कीम का पर्पस यही है कि हम लोगों का जो रेलवे स्टेशन है ना उसको भी हाईटेक बनाना है। पैसेंजर के लिए सही खड़ा होने का जगह होना चाहिए, बैठने के लिए जगह होना चाहिए, CCTV कैमरा हर तरफ लगना चाहिए, साथ ही साथ लिफ्ट भी होना चाहिए और सभी लोगों के लिए एकदम आरामदायक जगह भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली बुलेट ट्रेन ला देने से, राजधानी एक्सप्रेस ला देने से तो हम लोगों का स्टेशन तो पूरा अच्छा हो जाएगा। अभी हम लोगों का रेलवे स्टेशन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एरिया टाइप का आप लोगों को देखने को लगता है। इंडिया का रेलवे स्टेशन तो आप लोग जानते ही होंगे ना, बहुत ही कंजस्टेड टाइप का लगता है, इतना क्राउडेड, इतना ही मतलब मत पूछिए। इधर भी सेम टू सेम वही हाल है। तो वही चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने यही बोला है कि जो हम लोगों का रेलवे स्टेशन है उसको रीडेवलप किया जाए, मतलब कि एकदम पूरा हाईटेक जैसा बनाया जाए। पैसेंजर एमिनिटीज़ प्लस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होना चाहिए। देखिए हम लोगों का जो देश में है ना बहुत ही सारे ऐसे रेलवे स्टेशन है, छोटे छोटे ऐसे रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ना ट्रेन रुकती तक नहीं है।
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा रेलवे स्टेशन है। और वही चीज़ को देखते हुए हम लोगों का जो गवर्नमेंट है ना, वो बोल रही है कि हर रेलवे स्टेशन को एकदम हाईटेक, एकदम बड़ा, एकदम मॉडर्न तरीके से बनाया जाए, ताकि हर रेलवे स्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। ये एक रेलवे स्टेशन 2-3 रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड रहे, वही सारी चीज़ें। अब इसके हम लोग फीचर्स देखते हैं कि इसका फीचर्स क्या क्या है। तो फीचर्स पहला है पीपीपी मॉडल। उसके बाद है लोकल कल्चर एंड हेरिटेज का यूज़। लोकल कल्चर के लिए और हेरिटेज का यूज़ होना चाहिए, और एसेसिबिलिटी होना चाहिए। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या क्या नज़र रखना है? इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग भी मानते हैं। क्योंकि अगर अच्छा रेलवे स्टेशन बनेगा, दोबारा रीडेवलप होगा रेलवे स्टेशन, तो मज़दूर का तो काम मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ हम लोगों को रेलवे स्टेशन अगर पूरा हाईटेक हो जाएगा, तो उसके सामने बहुत ही ज़्यादा दुकान वगैरह भी खुलेगा, लोग आना जाना बहुत ही ज़्यादा करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों का जो इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज़ करेगा। रेलवे इंक्लूसिव डेवलपमेंट टूल, ये जो रेलवे हम लोग बनाने का, हमारे गवर्नमेंट बनाने का, रीडेवलप करने का जो सोची है, वो एक हम लोगों का डेवलपमेंटल का टूल हो सकता है कि भाई हम लोगों का रेलवे बन रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे वर्कर को काम मिलेगा, वगैरह वगैरह मिलेगा, तो ये एक डेवलपमेंटल का टूल्स होगा हम लोगों के लिए। और ये जो हम लोगों का स्कीम है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये जो हम लोगों का करंट अफेयर्स है, ये कौन सा पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर, जो कि है हम लोगों का JNU स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट एंड एजुकेशन इशू। अब ये इसमें क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग JNU का मतलब समझ लेते हैं। JNU का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसमें अब ये क्या बताना चाह रहे हैं उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ये यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिनरी एक्शन को फॉलो नहीं किया जाता है। इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा जो बजट होता है ना, जो स्टूडेंट से लिया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। एज अ नॉर्मल बच्चा वहाँ पर जाकर नहीं पढ़ पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है, और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं किया जाता है। यही सारी चीज़ों को देखते हुए जो स्टूडेंट है, 50+ स्टूडेंट ने एफआईआर दर्ज किया है, और इसी को अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस भी बहुत ही ज़्यादा एक्शन जोरों का ली है। और स्टूडेंट का ये कहना है कि हम लोग डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से बात करेंगे, और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन तक हम लोग अपना बात को पहुंचाएंगे कि हम लोगों का यूनिवर्सिटी में ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही है। तो वही चीज़ को हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन को फॉलो नहीं किया जाता है, एजेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, फंडिंग एंड गवर्नेंस इशू देखा जाता है। अब इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या याद रखना है उसको देखिए। राइट टू प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यूनिवर्सिटी का गवर्नेंस का आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। सोशल जस्टिस इन हायर एजुकेशन, उन लोगों को जस्टिस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। और ये जो हम लोगों का करंट अफेयर्स है, ये कौन कौन सा पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर। जो हम लोगों का नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। 2026 में एआई से रिलेटेड जो हम लोगों का समिट हुआ था, उस चीज़ के बारे में करंट अफेयर्स दिया हुआ है। अब हम लोग इस चीज़ का बैकग्राउंड को समझते हैं कि ये करंट अफेयर्स में एक्चुअली बताना क्या चाहता है। देखिए, ये जो समिट हुआ था ना, इसमें बहुत सारे ऐसे सारी चीज़ें, बातें बताई गई थी, ऐसे सारे एम्स थे, ऐसे सारे गोल्स थे, जो कि इंडिया को एज अ फ्यूचर में एक डेवलप्ड कंट्री बना सकता है। हम लोगों का जो गवर्नमेंट है वो ये बोलना चाहती है जो कि एआई जो है ना, वो किसी रिच लोगों तक सीमित ना रह जाए, या फिर कोई सिलेक्टेड पर्सन तक सीमित ना हो। एआई हर स्टूडेंट के पास, हर लोगों के पास, हर जनता के पास होना चाहिए, ताकि वो अपना काम को आसान तरीके से कर सके। एआई सिर्फ कुछ कामों के लिए नहीं, बल्कि हर काम के लिए एआई को हम लोगों को
अपनाना पड़ेगा। और इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कंट्री से भी लोग आए थे एआई से रिलेटेड। तो उन्होंने ही हम लोगों का एक एआई मिशन बनाया था, जिसमें हम लोगों को ये बताया था कि एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई होना चाहिए। साथ ही साथ इंडियन लैंग्वेज एआई टूल्स का भी इस्तेमाल होना चाहिए। और इसमें इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव क्या थे कि इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेशन का भी यूज़ होना चाहिए, मतलब कि एआई लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी करेगा। साथ ही साथ भारत जैन इंडियन डेटा सेट भी होना चाहिए। अब इसमें हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, अब हम लोग वो देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोगों को इसमें देखना क्या क्या है। एआई इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में एआई का क्या यूज़ होगा, साथ ही साथ इसमें एथिकल कंसर्न में एआई का क्या यूज़ होगा, डिजिटल डिवाइड में एआई का क्या यूज़ होगा। देखिए अभी एआई जो है ना वो फास्ट ग्रोइंग एक डिवाइस है। एआई हर चीज़ में अब यूज़ की जा रही है। बिना एआई के आई थिंक इन फ्यूचर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितना हो सके हम लोगों की जो गवर्नमेंट है ना वो एआई को प्रोवाइड कर रही है, नॉट ओनली स्टूडेंट के लिए, सबके लिए प्रोवाइड कर रही है। लेकिन चैलेंजेस भी इसमें आ रहे हैं। एआई का सिर्फ अप्लाई होना ही काफ़ी नहीं है, चैलेंज भी काफ़ी सारा आ रहा है। क्या क्या चैलेंज आ रहा है, एआई जहाँ भी जा रहा है सब जॉब सबको ना मार दे रहा है। अभी देखिए एआई जो है, एआई में बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्रिएटिव चीज़ होते हैं जो कि पहले के लोग बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा कर सीखते थे, लेकिन अभी के टाइम में वो सारी चीज़ें लोगों से छीन गई है। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएटर के लिए क्या क्या गाइड चाहिए नहीं चाहिए वो एआई ही तो कर रहा है। अब उन लोगों का जो जॉब है उन लोग को तो वो एआई मार दे रहा है। तो वो सारी चैलेंजेस भी आ रही है, तो चैलेंजेस को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, जो कि है हम लोगों का बुद्धिस्ट सर्किट एंड स्वादेश दर्शन स्कीम। अब ये स्कीम क्या है, अब हम लोग वो समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड को हम लोग समझते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट का जो जन्म स्थल है, गौतम बुद्धा का जो लाइफ है उससे जुड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट है जो कि इंडिया में ही प्रेजेंट है। दूसरे जो देश से फॉरेन टूरिस्ट आते हैं बुद्धिज़्म से जो बिलोंग करते हैं, वो जो इंडिया आते हैं ना देखने के लिए बुद्धिस्ट का जो भी जन्म स्थल वगैरह जो भी सब कुछ है उसका, उनको देखने के लिए आते हैं। तो ना उन लोगों को लगता है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि जन्म हुआ कहीं और फिर वो कहीं और गए, उसके लिए फैसिलिटी सबसे ज़्यादा नहीं है। आने जाने में दिक्कत, फिर टूरिस्ट जब आएंगे तब रहने खाने पीने का प्रॉब्लम, जहाँ वो जाएंगे वहाँ पर उस तरीके का फैसिलिटी भी तो मिलना चाहिए ना उस प्लेस में। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे गवर्नमेंट है ना वो लोग टूरिस्ट सर्किट का एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए अपने माइंड में, और ये बोले कि हम लोगों के लिए टूरिस्ट के लिए एक अलग से स्कीम प्रोवाइड करना चाहिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। अगर कोई टूरिस्ट आता है हमारे देश में घूमने के लिए, खासकर जो ये बुद्धिस्ट सर्किट का जो मुद्दा उठा है उस चीज़ के लिए, तो उन लोगों को वैसा वैसा फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। उन लोगों के लिए एक अच्छा लाइफ, जैसे कि इंडिया आए तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग कहीं घूमने के लिए आए हैं, हर चीज़ का सुविधा होना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोगों को उन लोगों के लिए एक अलग सा मान सम्मान जो आदर सरकार होता है वो भी देना चाहिए। और जो गवर्नमेंट है ना वो किन किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिस्ट का फैसिलिटी के बारे में और डिजिटल एंड ब्रांडिंग पुश के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग टूरिस्ट का जो आते हैं हमारे इंडिया में घूमने के लिए, अगर ये सारी चीज़ फैसिलिटी को हम लोग और ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो जाहिर सी बात है भाई हम लोगों का जो इंडिया का इकनॉमी है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि इंडिया का इकनॉमी अगर बढ़ता है, वो लोग आते हैं घूमेंगे फिरेंगे रहेंगे, तो फिर हम लोगों का इंडिया का इकनॉमी भी बढ़ेगा। इकनॉमी बढ़ेगा तो हम लोगों का देश को फ़ायदा ही ना है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल टूरिज्म बूस्ट, मतलब कि जो आते हैं रिलीजियन कल्चरल टूरिज्म उन लोगों के लिए हम लोगों को अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हम लोगों का इम्प्रूव होगा। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये कल्चर प्लस इकोनॉमी लिंकेज को हम लोग देखना पड़ेगा कि हम लोगों का जो बुद्धिज़्म जो टूरिस्ट आते हैं वो एज अ कल्चर को मानते हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं, इसीलिए वो हमारे कंट्री आ रहे हैं घूमने के लिए, एज अ कल्चर हम लोग देख लें। लेकिन वो कल्चर के हिसाब से जो हम लोगों का इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है वही चीज़ को लिंकेज करके
हम लोगों का देश को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसी के बारे में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। साथ ही साथ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी होना चाहिए। और ये जो बुद्धिस्ट सर्किट एंड स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो कौन सा पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो जीएस पेपर 3 के लिए है। आया बात समझ में? तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि है हिस्टोरिकल कल्चरल डेवलपमेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ये दिया हुआ है पेपर पे तो हमको नोट डाउन करना पड़ा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में हो सके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जिसमें ना करंट अफेयर्स का कोई रोल ही नहीं होता है। हिस्ट्री में जो भी पढ़ते हैं ना वो बुक से ही रिलेटेड आता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड इतना नहीं आता, बट आर्ट एंड कल्चर में भी आ सकता है। इसीलिए ये टॉपिक को भी हम ऐड कर दिए हैं। ये टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स है ना और आइडियोलॉजिकल का डिबेट्स होता है वही हिस्टोरिकल कल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। सिंबलाइज इन पब्लिक स्पेस, और पब्लिक स्पेस में सिंबलाइज किया जाता है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ एक नाम याद रख लीजिएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका जो न्यूज़ रिलीज हुआ था ना वो न्यूज़ में कौन थे, तो विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम को याद रख लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, स्टैटिक हिस्टोरी प्लस करंट लिंकेज, मतलब कि पहले का जो हम लोगों का हिस्ट्री था ना और अभी का जो हम लोग लिंकेज करते हैं उस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज या फिर अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी डिस्करेज, जो भी पहला हम लोगों का कॉलोनियल आइडेंटिटीज था ना उस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये सारी चीज़ें आप लोग बुक में पढ़ोगे। इसमें तो सिर्फ थोड़ा सा दे दिया है कि आइडियोलॉजी के हिसाब से डिबेट्स वगैरह होता है हिस्टोरिकल कल्चरल डेवलपमेंट में वगैरह वगैरह। और ये जो करंट अफेयर्स है ये कौन सा पेपर में पूछा जाएगा, तो जीएस पेपर 1 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 1 के लिए करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं सम इम्पॉर्टेंस पार्ट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। आज का जो भी हम करंट अफेयर्स बनाए हैं ना वो करंट अफेयर्स तो हम प्रीलिम्स एग्जाम का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकता है। पहला जो है वो है एआई मिशन। एआई मिशन के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएं अभी करंट अफेयर्स में, तो वो आप लोगों को एकदम कर ही लेना है, क्योंकि जीएस पेपर 3 के लिए वो एक हॉट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है, टच करेगा ही। साथ ही साथ रेलवे रीडेवलपमेंट वाला वो अमृत करके कुछ था ना, तो वही रीडेवलपमेंट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस करता है। साथ ही साथ तीसरा में है वेस्ट एशिया क्राइसिस, आईआर प्लस इकोनॉमिक लिंकेज, इंटरनेशनल रिलेशन प्लस इकोनॉमिक लिंकेज से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एजुकेशन प्रोटेस्ट, गवर्नेंस एंड राइट, स्टूडेंट का क्या राइट्स है वगैरह, और गवर्नेंस उसमें कैसा वर्क करती है नहीं करती है उस चीज़ से रिलेटेड।